मैं जानता था आप लोग इसी वीडियो का वेट कर रहे थे, ROG Strix G16, बट सबके पॉइंट को कंसीडर करते हुए मैंने इसमें कोई जल्दी नहीं किया। एटलीस्ट 1 मंथ से इसका टेस्टिंग चल रहा है डिफरेंट कंडीशन में। एंड यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चला है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अबाउट हाउ टू कीप योर लैपटॉप सेफ एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सीरियसली कोई इस बारे में बात भी नहीं करता है। चलो थोड़ा बॉक्स ओपन कर देखते हैं। ओह, पैकेजिंग एक नंबर है। लैपटॉप आपका अपने आप अपलिफ्ट हो जाता है, बट लैपटॉप यहाँ पर है नहीं, और इस एरिया को आप कट करके एक तरह से इनिशियल स्टैंड की तरह यूज कर सकते हो। बट एज यूजुअल पैकिंग इज नेक्स्ट लेवल। Asus ROG Strix नॉर्मली हर साल कुछ नए फीचर्स एंड अपडेट तो लाता ही है, लेकिन साथ में RGB के तड़के पर ध्यान पूरा देता है। हर बार कुछ ना कुछ बढ़ा देता है। एक गेमिंग लैपटॉप वाली सारी खूबियां को चुन चुन के डालने की कोशिश की जाती है इसमें। एंड साथ में लेटेस्ट स्पेक्स एंड AI कैपेबिलिटी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया इस बार। रियली में ऑन ग्राउंड दिखता भी है, लेकिन हमेशा नई चीजों में अपडेट्स आने में समय लगता है। इसीलिए मैंने सारे अपडेट्स करते हुए, टाइम लेते हुए एक्सट्रीम कंडीशन में इसको टेस्ट किया है। चलो पहले इसके लुक्स एंड बिल्ड को देख लेते हैं। लैपटॉप का वेट 2.5 kg के अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलता है एंड बैटरी ब्रिक एंड ऑल के साथ ले ले तो 3.3 kg हो जाता है। लैपटॉप का बिल्ड काफी ठोस है। इसके ग्राफिक्स डिजाइन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। एग्जैक्टली अगर ऊपर के साइड आप देखोगे एंड आपको ROG Strix का एक लोगो देखने को मिलता है। इसमें RGB नहीं मिलती है, जो कि स्कार सीरीज में मिलता है। इसमें जो अब वेंट्स दिया गया है लेफ्ट एंड राइट में, उसको थोड़ा हाइड कर दिया गया है, क्लीन लुकिंग फिनिश दिया गया है, जिससे कि पोर्ट्स को सही जगह प्लेस किया जा सके। लिड के बीच में जो पहले आपको ये होल्ड वाला एरिया नहीं मिलता था पुरानी ROG Strix G16 में, अब वो हटा दिया गया है। एंड बॉटम सरफेस पर काफी क्लीन ऑरा क्रिएट किया गया है एंड 4 साइड स्ट्रिप्स अब मिलते हैं, जो पहले सिर्फ फ्रंट में था। बस लोगों में भी RGB दे देते तो मजा आ जाता, लेकिन कंपनी सोच रही है शायद कुछ स्कार के लिए भी तो छोड़ना जरूरी है ना। टॉप आपको कंप्लीटली मेटल बिल्ड के साथ देखने को मिलता है। रेस्ट बॉडी जो है वो आपका Asus मिलिट्री ग्रेड काइंड ऑफ पॉलीकार्बोनेट के साथ देखने को मिलता है। ओवरऑल ठोस फील होता है। पहले जब आपका ROG Strix आता था तो उसमें लिड थोड़ा सा टाइट फील होता था, मतलब वाइल ओपनिंग, बट अब इसको थोड़ा सॉफ्ट किया गया है एंड दैट इज नाइस। एग्जैक्टली इनका हिंज क्वालिटी भी काफी इंप्रूव किया गया है विद 0% वोबलिंग। मतलब अगर आप वोबलिंग देखोगे तो ना के बराबर है। एग्जैक्टली जो लीजन की क्वालिटी हम देखते हैं। बॉडी फ्लेक्स आपको ना के बराबर मिलता है। सिमिलरली कीबोर्ड फ्लेक्स भी अगर आप देखोगे तो ना के बराबर ही देखने को मिलता है। एंड लैपटॉप ओपन करते ही, जो कि सिंगल हैंड इजीली ओपन हो जाता है, आपको 4 जोन RGB की TKL कीबोर्ड विद सेटल्ड RGB इस बार देखने को मिल रहा है। पिछले बार कुछ लोग कहते नहीं थे कि भैया RGB बहुत ज्यादा आंखों में लग रही है, अब काफी सेटल्ड है। साथ ही आपको Copilot Plus का डेडिकेटेड बटन मिल जाता है एंड QWER ASDF गेमिंग कीज को थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट बनाया गया है। सिमिलरली स्पेस बार में भी ट्रांसल्यूसेंट इफेक्ट लाया गया है, जिससे कि गेमिंग ऑरा में कमी नहीं आनी चाहिए। पावर बटन अलग से दे दिया गया है आपको राइट साइड में, एंड लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो वॉल्यूम अप डाउन बटन, और प्लस आपको M5 M4 के ये परफॉर्मेंस को चेंज करने के लिए कीज यही मिल जाता है, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो इसके आर्मरी क्रेट से। एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो पहले से काफी इंप्रूव किया गया है। कैसे? जो पुश बैक इफेक्ट आपको मिलता है ना वाइल टाइपिंग, एंड एक सेटल्ड साउंड फील होता है आपको, वो अच्छा फील होता है। सॉफ्ट क्लिकी फीलिंग आपको देखने को मिलता है। सो टाइपिंग एक्सपीरियंस इज अ गुड जंप फ्रॉम लास्ट ईयर। नहीं तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ब्रांड टाइपिंग एक्सपीरियंस या कीबोर्ड एक्सपीरियंस पर उतना वर्क नहीं करते हैं। सिमिलरली ट्रैक पैड को तो भाई इन्होंने क्या बनाकर छोड़ा है, पूरा पाम आपका कवर कर लेता है। इतना बड़ा ट्रैक पैड लिटरली, जो कि मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, ऑन द गो इजी ऑन यूज भी पड़ता है। लेकिन हाँ, जहां तक क्लिक की बात है तो मिड लेवल तक क्लिक तो हो जाता है, बट रजिस्टर आपका बॉटम में ही लेफ्ट राइट करता है एंड ऊपर के साइड क्लिक नहीं होता है। दैट एक्चुअली मेक इट मोर ड्यूरेबल। तो एक्सीडेंटली क्लिक होने का डर नहीं होता कि आपका हाथ पाम यहाँ पे पड़ा है और ये गलती से ऊपर क्लिक हो जाएगा। बट 2 पॉइंट है जो मुझे लगता है कि फ्यूचर में ROG Strix इंप्रूव कर सकता है। वो है, एक तो जो ये लिड आपका 180 डिग्री ओपन नहीं होता, 100 डिग्री के अराउंड, 120 डिग्री के अराउंड ओपन होता है। इसको देख सकते हैं, इससे डिस्प्ले की सेफ्टी थोड़ी बढ़ जाती है। हर ब्रांड दे रहा है, ये भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड सेकंड, डिस्प्ले एंड बॉडी के बीच में जो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, अगर आपके बैक साइड में कोई RGB या लाइट या कुछ भी पड़ा हुआ है तो पर्सन टू पर्सन डिफर, बट थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाइल गेमिंग और वाइल वर्किंग क्रिएट कर सकता है। बट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, जैसा मैंने कहा। बट दिस 2 थिंग्स नीड्स टू बी इंप्रूव्ड, आई फील सो। आप लोग क्या कहते हो भाई लोग? कमेंट में बताइएगा, ये चेंज होना चाहिए कि नहीं। जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आई रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सजेशन हो तो प्लीज दे दीजिए, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, तो मार्केट में कंपटीशन ही नहीं रहेगा। एंड मेरे जैसे यूट्यूबर्स जो कोशिश करते हैं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट इंफॉर्मेशन लाया जाए, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे।
इस बात को समझिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा। इसके बैक पैनल पर आपको मेजर चेंज किया गया है, जो कि विदाउट एनी स्क्रूज आप पैनल को इजीली ओपन कर सकते हो, मतलब इजी टू अपग्रेड। हर बार लोग यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि भैया इस पे स्टिकर लगा हुआ है क्वालिटी का, क्वालिटी चेक का, कहीं मेरा वारंटी तो नहीं वॉइड हो जाएगा। अगर हम नट को ओपन कर रहे हैं तो मेरा बॉडी टूट गया, लैपटॉप का ये बैक पैनल ओपन ही नहीं हो रहा, उसके लिए कार्ड वार्ड लगाना पड़ रहा है। बहुत लोगों को ये दिक्कत। तो उन सारे कंसर्न्स को ध्यान रखते हुए ब्रांड ने इस पर्टिकुलर अपग्रेड को लाया है, जिसमें बैक पैनल आसानी से ओपन हो जाता है। जैसे बैक पैनल आपका ओपन होता है, एक रेड सिग्नल क्रिएट करता है कि पैनल ओपन हो गया, अब लैपटॉप काम नहीं करेगा। एंड ये जरूरी है, अगर बैक पैनल ओपन होने के बाद भी अगर लैपटॉप ऑन है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे बताऊंगा व्हाट इट कैन डू, क्योंकि फ्यूचर सेल्फ कस्टमाइजेशन लैपटॉप्स का आ रहा है और बहुत जगह आ भी चुका है। देखना जल्द आपको सारे लैपटॉप्स, सारे कंपनीज इस तरह का फीचर देने वाले हैं फ्यूचर में। अभी इसके वेंट्स के लिए अगर हम देखें तो वेंट्स आपको बैक साइड में आपको 3 फैन मिल जाता है, जो कि एग्जैक्टली सक्शन की तरह वर्क करता है। एंड लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लीन लुकिंग वेंट्स दिया गया है, जो जिससे कि आपके ओवरऑल लुक्स पे भी इंपैक्ट नहीं आता, और बैक साइड में कंप्लीट लंबे चौड़े में लेफ्ट से राइट तक आपको ओवरऑल वेंट दिया गया है, सो दैट कि थर्मल पर इंपैक्ट ना आए। सो देखा जाए तो बिल्ड एंड लुक्स में काफी चेंज किया गया। अब थोड़ा स्पेसिफिकेशंस एंड तकनीकी बातों पर हम लोग और फरमाते हैं। इसमें आपको फ्लैगशिप कोर अल्ट्रा 9 275HX एरो लेक प्रोसेसर मिलता है, जो हमने अपने पीसी में भी लगवाना है, प्लान कर रहे हैं। इसमें 24 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स मिलते हैं, 8 परफॉर्मेंस कोर्स मिलते हैं एंड 16 एफिशिएंट कोर्स मिलते हैं। मतलब एफिशिएंट कोर्स आपको ज्यादा मिल रहा है, एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है आज के डेट में। विद मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी ऑफ 5.4 गीगाहर्ट्ज, मैसिव with max TDP of thermal design power of 160 watt and minimum 55 watt। इसमें ओवरऑल पीक टॉप्स जो है, मतलब ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, जो कि इसके AI कैपेबिलिटी को डिनोट करते हैं, वो 36 के अराउंड मिल जाते हैं। एंड इसका जो CPU है, ये AI सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, जिसमें विंडोज ML, डायरेक्ट ML, ONX, RT, Webn, ये सारी चीज आप इजिली यूटिलाइज कर सकते हो। इसमें इंटेल डीप लर्निंग बूस्ट CPU पर मिलता है, जो कि न्यू वेक्टर न्यूरल इंस्ट्रक्शंस का यूज करता है, VNNI, इसको जाकर चेक करिएगा। डीप लर्निंग कैपेबिलिटी को बहुत बढ़ा देता है, जो कि पिछले जनरेशन से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा है। दैट इज द मेन चेंज इन द अल्ट्रा सेकंड जनरेशन एरो लेक प्रोसेसर। 32GB DDR5 डुअल चैनल रैम मिलता है विद 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड, अपग्रेडेबल अप टू 128GB। करेक्ट, 64GB तो था ही, 128GB तक अपग्रेड कर सकते हो। 1TB Gen 4 SSD विद 2 स्लॉट्स, इजी टू अपग्रेड ऑप्शंस मिल जाता है टिल 4TB, कोई दिक्कत नहीं होना। Wi-Fi 7 देखने को मिलता है, NPU AI बूस्ट चिप ऑन बोर्ड देखने को मिलता है, इंटेल का RI GPU एंड इंप्रेसिव RTX 5070 मल्टी फ्रेम जनरेशन कैपेबल 115 वाट TCP वाला देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों, 115 वाट क्यों? रीजन आगे मैं बताऊंगा। डेडिकेटेड 8GB GDDR7 VRAM मिलता है, शेयर्ड GPU मेमोरी ऑफ 18GB। In case is required, system shares virtual memory to give you the boost you require। Lifetime MS Office 365 मिल जाता है, 3 months का Xbox का पास देखने को मिलता है, एंटीवायरस एंड ऑल मिल जाता है। एंड एक ऑल टाइम AI असिस्टेंट पेट मिल जाता है, जो एक पेट की तरह आपके स्क्रीन पर रहेगा, विच कैन गाइड यू, नेविगेट यू। कोई भी अगर इशू है तो वो समराइज करके आपको हेल्प करेगा। कोई सेटिंग्स आर्मरी क्रिएट में नहीं समझ में आ रहा है तो वो आपको बताएगा, एंड इवन आपके लर्निंग को भी समराइज करेगा। एंड ये सब लोकल सिस्टम में होता है, तो आपका डेटा सिक्योर रहने वाला है, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड रहने का जरूरत नहीं है उस AI असिस्टेंट को यूज करने के लिए। अब इस फ्लैगशिप प्रोसेसर का बेंचमार्क थोड़ा देख ले क्या। Geekbench स्कोर भैया 32,000, 33,000 मल्टी स्कोर, सिंगल स्कोर 2200 गेमिंग परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल रहने वाला। सिनेमैक्स 2024 स्कोर आप देख सकते हो, ये भी खतरनाक निकल रखा है। क्रॉस मार्क 10 2000 के अराउंड 2200। सो ये आप पॉज करके दूसरे लैपटॉप के साथ कंपेयर कर सकते हो। फ्लैगशिप Gen 4 स्कोर निकल कर आ रहा है 7000 का रीड राइट स्कोर। एंड आप ये Geekbench स्कोर देख सकते हो, मल्टी स्कोर जो आपको देखने को मिल रहा है। Geekbench GPU स्कोर 1,38,000, मतलब और क्या चाहिए। रेस्ट आप Geekbench AI स्कोर देख सकते हो, और भैया 3D टाइम स्पाइस स्कोर 14,445। CPU का स्कोर देखो 16,000, PC मार्क 10 भाई 8,000। फ्लैगशिप स्कोर देखा जाएगा इसको।
VR मार्क स्कोर 17,000 क्रॉस है। VR गेमिंग के लिए कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। और आपका रेंडर का स्कोर देख सकते हो, ब्लेंडर का स्कोर 3100 के अप्रॉक्सीमेटली निकल कर ला रहा है। बेंचमार्क रिजल्ट आप पंजेट बेंचमार्क फोटोशॉप देख सकते हो 9000 प्लस। और ये आपका डिस्प्ले का sRGB 100% sRGB निकल कर आया है, 87% NTSC निकल कर आया है। सिमिलरली 89% Adobe RGB आपको देखने को मिलता है, 100% DCI P3 देखने को मिलता है। तो हमने इसमें स्ट्रेस टेस्ट कर भी देखा और आप देख सकते हो यहाँ पर फिलहाल CPU हमारा बेटर परफॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल आप क्लॉकिंग एंड ऑल देख सकते हो। अभी टेम्परेचर आपको दिखाऊंगा, पहले DDR5 का आप सिचुएशन देखना। DDR5 जो हमारा रैम लगा हुआ है वो दोनों का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही है। आप स्लॉट 1 स्लॉट 2 अगर आप दोनों देखोगे तो इट्स कंट्रोल्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन अब हम थोड़ा सा GPU का भी टेम्परेचर देखेंगे। GPU का टेम्परेचर जैसे ही आप चेक आउट मारोगे उसमें आपको लगेगा हाँ 82 डिग्री सेल्सियस तक ये मैक्स जा रहा है। ये भी ये बॉर्डर नेक एंड ऑल नहीं कर रहा है, इट्स परफॉर्मिंग गुड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 115 वाट TGP पूरा पुश कर रहा है ये लैपटॉप, मतलब 115 वाट TGP दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन अब यहाँ आप देखते हो CPU को देखोगे कि अब CPU अपना जो हमने ट्वीक कर रखा है मैनुअल, इसमें आप मैक्सिमम थ्रॉटलिंग तक ले जा रहा हूँ। और एक बार यहाँ पर आप देख सकते हो कि थ्रॉटलिंग में यस देयर इज 6% थ्रॉटलिंग हैपनिंग हियर एंड पैकेज रिंग थर्मल थ्रॉटलिंग भी थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है, बट दैट इज माइनर, इट इज हैपनिंग। हाँ ये भी कस्टमाइज हो जाना चाहिए। हमने इसमें स्ट्रेस टेस्ट भी किया है। स्ट्रेस टेस्ट में हमको जो फिगर आउट निकल कर आया है वो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, इसको अच्छे से समझिए। अब इतना स्ट्रेस डाल दिया लैपटॉप पे कि मुझे भी स्ट्रेस होने लगा कि लैपटॉप सही काम करे। अब बताता हूं क्या ध्यान रखना है व्हाइल हैंडलिंग एनी हैवी एंड गेमिंग लैपटॉप, या कोई भी अगर आपके पास PC है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है। वैसे तो बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बारे में अभी तक YouTube पर मैं देखा नहीं कि कोई बात कर रहा है, जो कि लैपटॉप या PC कंपोनेंट्स को इजीली डैमेज कर सकता है। एग्जाम्पल, मैंने अपने लैपटॉप को स्लीप करके इस मेटल स्टैंड पर काफी लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया। बगल में PC भी चल रहा है एंड ऑलमोस्ट रोज ही मैं उसके आसपास गेम खेलता हूं एंड ब्रश से क्लीनिंग एंड ऑल करता हूं एंड नो पॉइंट कि इसमें स्टैटिक चार्ज नहीं जनरेट हुआ होगा, 100% हुआ होगा, बट वो डिसिपेट हो जाता है नॉर्मली अगर आप रखे हो कुछ वक्त बाद लैपटॉप यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप गलती से लैपटॉप के किसी पोर्ट या चार्जिंग पॉइंट को भी टच कर दिए, किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में अगर वो आता है, तो सडन डिफरेंट चार्ज रिलीज के कारण लैपटॉप में छोटी या बड़ी समस्या आ सकती है। ये नॉर्मली लोग तब फेस करते हैं जब हम काफी इक्विपमेंट्स आसपास रखे रहते हैं या मेटल के ऊपर रखते हैं, PC के काफी क्लोज कांटेक्ट में अपने लैपटॉप रख रखे हैं, वहां पर स्टैटिक जनरेट हो रहा होता है। सो वी नीड टू अवॉइड इट। लैपटॉप को शट डाउन करके डायरेक्ट टेबल पर रखें या अपने बैग में रखें, चद्दर या टॉवेल या मेटल सरफेस पर ना रखें। ऑलवेज ऑन वुडन टेबल टॉप रेस्ट। जब चार्जर कनेक्टेड है तो फिर कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्टैंड पर आप रखो, रेस्ट आप बाद में हटा लो। लैपटॉप को ऐसे कंडीशन में छोड़िए। इसलिए आपने देखा होगा मैक्सिमम कूलर्स प्लास्टिक मेड होते हैं या एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। रेस्ट लैपटॉप को स्लीप या हाइबरनेट कर बैग में तो बिल्कुल भी ना रखें। अगर लैपटॉप ऑन रह गया तो हीट होकर जो कंपोनेंट खराब हो सकते हैं ना, अनरिपेयरेबल होते हैं। एंड ऑल्सो इन लैपटॉप्स, ये किसी भी लैपटॉप्स में हो सकता है, स्पेशली दिस हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स बीस्ट पर तो गलती से भी ये चीजें ना करें, ठीक है। देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स ऑल्सो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स टू कीप योर लैपटॉप सेफ। अब थोड़ा हार्मनी क्रिएट सॉफ्टवेयर एंड मक स्विच देख ले। क्या सॉफ्टवेयर काफी चेंज एंड सिंपल कर दिया गया है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें, जो अपडेट आया है सारे आसूस में आपको देखने को मिलेगा, इवन पुराने जनरेशन वाले में पहले थोड़ा समझना मुश्किल पड़ता था। अब आपको होम पर ही साइलेंट परफॉर्मेंस, टर्बो एंड मैनुअल ट्विकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इजी टू अंडरस्टैंड। ऑल ASUS devices which you are using or you have can be connected in a single point and sync करके रखा जा सकता है। और sync में RGB लाइट्स के इफेक्ट्स को सेट कर सकते हो। 4 जोन इसमें RGB आपको मिलता है, उसको आप सेट कर सकते हो। जो बॉटम में आपको RGB लाइट्स मिलती हैं उसको आप सेट कर सकते हो, लेकिन इस लोगों को नहीं कर सकते हो, जो कि होता तो मजा आ जाता। और वॉलपेपर्स में मस्त मस्त वॉलपेपर थीम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आपको कहीं पे थर्ड पार्टी से डाउनलोड करना नहीं है, आप खुद ही अपने ऑरा वॉलपेपर्स को यूज करो। साथ में आपको ऑरा थीम्स भी मिल जाते हैं, जो कि आपके इफेक्ट्स, आपके लैपटॉप के लुक्स एंड डिजाइन को बहुत डिफरेंट कर देता है। अब डिफरेंट सिनेरियो
प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। गेमिंग में आप कुछ और प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हो तो जस्ट विद सिंगल क्लिक यू कैन गो टू दैट। अगर आप काम या वर्किंग के हिसाब से दूसरा प्रोफाइल बनाना चाहते हो तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। गेम के विजुअल्स, कंटेंट प्लेटफॉर्म विद मेनी कस्टम थीम्स को आप डिजाइन कर सकते हो। तो ये सारे फ्रीडम आपको देखने को मिलता है। पैसा ले रहे हैं तो देना तो बनता है ना भाई। अब टर्बो मोड पर रखकर गेमिंग किया जाए क्या? इसमें मल्टी फ्रेम जनरेशन भी ट्राई करेंगे एक दो गेम में एंड रियली वर्क्स, मेक्स अ डिफरेंस। सो वैलोरेंट से स्टार्ट करते हैं भैया। 400 प्लस एफपीएस, मतलब हम काफी देर से इसमें गेम चला रहे हैं और आप रैम यूटिलाइजेशन भी देख सकते हो। इसमें नॉर्मली हमारा टीजीपी कुछ खास यूटिलाइज नहीं होता, 50-55 के अराउंड ही यूज हो रहा है। बट आप एफपीएस देखो, हम सारा गेम 2K पर ही खेल रहे हैं क्योंकि हम एक्सट्रीम मोड पर खेल रहे हैं तो टेम्परेचर कैन बी लिटिल बिट हाई। अब हम आ गए नेक्स्ट गेम पर जो कि है अपना कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन। आप डीएलएसएस ऑफ कंडीशन पे 2K पर देख सकते हो 145 प्लस एफपीएस का, मतलब आप 4K पे भी आराम से गेमिंग कर सकते हो। जस्ट ये कंसीडर करके चलिए आप लोग। और आप यहाँ पर अगेन टीजीपी देख सकते हो, 96 वाट टीजीपी तक आराम से पुश कर रहा है। मतलब वी डोंट इवन नीड 120-130 टीजीपी टू पुश दिस काइंड ऑफ एफपीएस। आप डीएलएसएस ऑन कंडीशन पर आप देख सकते हो एक्सट्रीम मोड पर 170 प्लस एफपीएस और 2K पर खेल रहे हैं हम लोग। टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है क्योंकि हमने सब कुछ टर्बो पर रखा है। परफॉर्मेंस एंड ट्यूक करके इसको मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे ले जा रखे हैं। अगर इसको आप नॉर्मल परफॉर्मेंस पे रखोगे तो टेम्परेचर विल बी कंट्रोल, वो भी हम आगे दिखा रखे हैं। रेस्ट आप देख सकते हो कि विदाउट एनी लैग वी आर गेटिंग द बेस्ट परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर साइबरपंक में आप देख सकते हो अल्ट्रा रीट्रेसिंग ऑन करके 2K डीएलएसएस ऑफ, डीएलएसएस ऑन, 100 एफपीएस अल्ट्रा रीट्रेसिंग में। एंड सिमिलरली ओवरड्राइव पर अगर आप देखोगे तो डीएलएसएस ऑफ में आराम से इन्हें ना एवरेज इसने 50 एफपीएस निकाल कर दे दिया। ओवरड्राइव मोड पर अच्छे से अच्छे प्रोसेसर एंड जीपीयूज की वाट लग जाती है एंड स्टिल 105 वाट टीजीपी यहाँ पर टच किया है। एंड अगर आप देखोगे हमने 4x फ्रेम पर करके डीएलएसएस ऑन कंडीशन पे 60-70 अप्रॉक्सीमेटली 80 प्लस एफपीएस निकाल रखे हैं। ओवरड्राइव पे वैसे भी ऑटोमेटिकली 2x डीएलएसएस ऑन रखा रहता है, लेकिन हमने इसको 4x पर चेक किया। 4x पे भाई क्या ही जानदार। नेक्स्ट अपना फोर्जा होराइजन और यहाँ पर हमने वेरी अल्ट्रा सेटिंग में 2K एंड डीएलएसएस ऑन कंडीशन पर आप देख सकते हो 150 प्लस एफपीएस। 17 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है तो 32 GB जो इसमें लगा है कहीं ना कहीं रंग तो ला ही रहा है। टेम्परेचर बीच में ऊपर जा रहा है बिकॉज एज आई सेड मैंने इसमें मैक्सिमम सेटिंग्स को ट्वीक कर रखा है। मैनुअल सेटिंग में आप जाके कर सकते हो। रेस्ट अगर आप उसको नॉर्मल रखोगे तो टेम्परेचर विल बी समवेयर अराउंड अगेन 85-90 के अराउंड में। एंड जहां पर अल्ट्रा 9 फ्लैगशिप प्रोसेसर एंड जीपीयूज रहेगा टेम्परेचर विल बी लिटिल बिट हाई बट दैट्स नॉर्मल। परफॉर्मेंस दिस शुड बी नॉट नो लैग एंड ऑल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम GTA 5 में देख रहे हैं 2K गेमिंग और ये अच्छा खासा एफपीएस निकाल कर ला रहा है। रेस्ट अभी कुछ अपडेट्स भी आने बाकी हैं अल्ट्रा 9275HX प्रोसेसर के हिसाब से प्लस जीपीयू के हिसाब से। आफ्टर दैट देयर विल बी सम फर्दर ऑप्टिमाइजेशन जैसा मुझे पता है क्योंकि अभी रिसेंट अपडेट के बाद कुछ चेंजेस आए हैं, फिर कुछ अपडेट आएगा, फिर अगेन इट विल बी फर्दर ऑप्टिमाइज्ड। रेस्ट लेकिन आप परफॉर्मेंस देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन निकाल कर ला रहा है ये। एंड कहीं पे भी कोई सेटर लैग या कोई प्रॉब्लम या कोई ग्लिटरनेस एंड ऑल कुछ भी देखने को नहीं मिला मुझे गेमिंग में। एटलीस्ट गेमिंग के परफॉर्मेंस में थम्स अप, नो डाउट अबाउट इट। एंड स्टिल आप ऑनलाइन GTA में कभी ना कभी आपको सेटेलाइट एंड ऑल दिखता है बट यहाँ पर आपको वैसा कोई फीलिंग नहीं फील होने वाला है। इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। रेस्ट हम इसको अभी ऑफलाइन मोड पर भी खेल कर देखेंगे। आप रैम यूटिलाइजेशन भी ध्यान से देखना कहाँ पहुँच रहा है। अब वेरी हाई सेटिंग्स में हमने नेक्स्ट गेम पर सोचे ट्राई कर रहे हैं कि फॉरवर्ड इन्वेस्ट में हम लोग क्या एफपीएस निकाल कर ला सकते हैं। यहाँ पर भी भाई इन एन एवरेज 70 बहुत ही जीपीयू इंटेंसिव गेम है, बहुत ही जीपीयू इंटेंसिव गेम। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 60-70-75 प्लस एफपीएस के अराउंड हमको देखने को मिल रहा है। और इस वक्त तक रूम का टेम्परेचर भी बहुत खतरनाक हो रखा था, सही बता रहा हूँ। बहुत एक्सट्रीम टेस्टिंग मैंने किया है इस बार इसका, सीरियसली जस्ट फॉर यू गाइज। एंड यहाँ पर हमने काउंटर स्ट्राइक में भी टेस्ट किया। काउंटर स्ट्राइक में देखो भैया 300 एफपीएस तक आराम से जा रहा था, 250 तो इन्होंने एवरेज जा ही रहा था। रेस्ट हमने इसको जितना गेमिंग किया है पिछले एक महीने में, वीडियो इसीलिए लेट हुआ है जस्ट टू चेक कि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब माइल्स मोराल पर भी हमने यहाँ पर चेक किया। माइल्स मोराल पर हमने रीट्रेसिंग हाई रखा था, वेरी हाई सेटिंग्स पर हमने ये गेम खेला और आप देख सकते हो 90 एफपीएस के अराउंड हमको देखने को मिल रहा है। जबकि हमने फ्रेम जनरेशन फिलहाल ऑन नहीं कर रखा है बट स्टिल 80-85 एफपीएस मिल रहा है। टेम्परेचर कंट्रोल्ड है यहाँ। नेक्स्ट गेम वुकोंग में आप देख सकते हो कि भाई हमने हाई सेटिंग में खेल रखे हैं। 2K डिस्प्ले है, डीएलएसएस ऑफ, डीएलएसएस ऑन। डीएलएसएस ऑन में आराम से 100 एफपीएस के अराउंड निकाल कर ला रहा था। टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। अभी हमने नॉर्मल
सेटिंग्स कर रखा था, ट्विकिंग से हटा रखा था, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेम्परेचर इन एन एवरेज 80-85 के अराउंड देखने को मिला। So it's all about how you tweak the performance to get the max out of it. Rest last game है जिसमें हम लोग अगेन मल्टी फ्रेम जनरेशन हमको दिखाएंगे। नॉर्मली DLSS ऑफ, एलन वेक में हमारी वाट लग रखी है, रिट्रेसिंग हमने ऑन करके रखा है, 30-40 का FPS से ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन वॉट इज आप देखो TCP 115 पूरा पुश मार रहा है, मतलब कहीं पे भी लेफ्ट राइट नहीं है। टेम्परेचर भी आप देखोगे तो कंट्रोल्ड ही यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, बिकॉज अगेन यहाँ पर हमने परफॉर्मेंस जो यूज किया है 2x पे आप देख सकते हो भाई, 2x पे डबल हो गया FPS, 80 के अराउंड FPS पहुंच गया। 18 GB रैम हमारा यहाँ यूटिलाइज हो रहा है। रेस्ट अगर आप इसको 3x 4x पे करोगे तो भाई मतलब FPS कहीं रुकता नहीं है, 4K आराम से खेल सकते हो। 3x पर हमने ले गए और 3x पर अप्रॉक्सिमेटली थोड़ा सा ही डिफरेंस देखने को मिला, नॉर्मली ज़्यादा मिलता है, बट 100 FPS के अराउंड कहीं ना कहीं ये पहुंच गया, 100, 110, 115। दैट मीन्स देयर इज अ गुड पुश इवन ऑन 3x। सिमिलरली हम 4x पर जब जाएंगे तब भैया 140 प्लस FPS, इवन वी नीड इट इन एलन वेक। सो आप आराम से 4K लेवल पर गेमिंग कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम गाइस। एंड हाँ, अगर इन गेम्स में 32 GB रैम हो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आ जाता है। अब आपने देखा होगा कि 115 वाट TCP जो इसमें आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज एनफ और नॉट, इट्स एक्चुअली एनफ। और आप समझ गए होंगे कि इवन विद 90 वाट TCP इट कैन पुश गुड FPS. More TCP can render more retracing cores and reduces actually render time. That's it. पैसा है तो आप लंबी लंबी चीजें ले सकते हो। अब स्विच का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप इजीली इसको iGPU, dGPU, हाइब्रिड मोड पर चेंज कर सकते हो। इट आस्क फॉर यू टू रीस्टार्ट द लैपटॉप, इट्स बेटर कि रीस्टार्ट कर लीजिए प्रॉपरली अगर उस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं। रेस्ट काफी लोग सोच रहे होंगे कि भैया RTX 5060 भी तो 8 GB है एंड RTX 5070 भी 8 GB है, डिफरेंस क्या रहा? ये है डिफरेंस। अब आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में जो टेबल कर है उसमें RTX 5060 का पॉइंट्स है और राइट साइड में 5070 का। चाहे आप CUDA कोर्स देख लो, चाहे आप टेंसर कोर्स देख लो, कितना डिफरेंस है। एंड दैट मेक्स इट डिफरेंट, दैट मेक्स इट कॉस्टलियर ऑल्सो, जिसके कारण आपका 5070 ज्यादा पावर यूटिलाइज भी करता है। 5060 थोड़ा सा बेटर, थोड़ा कम पावर यूज करेगा तो ऑप्टिमाइज भी उस वे में होगा, करेक्ट। AI एंड क्रिएटिव वर्कलोड्स को 5070 थोड़ा बेटर हैंडल कर पाएगा। RTX 5060 8 GB है बट 40 मोर टेंसर कोर्स मिलता है, मेकिंग इट बेटर फॉर DLSS 4 एंड टू द एक्सटेंट फ्रेम जनरेशन आल्सो, जो कि नो डाउट 5060 से बेटर करेगा। वीडियो अपस्केलिंग, एनकोडिंग, जनरेटिव AI टास्क में 5070 is gonna perform little better. RTX 5060 8 GB is still capable for all the AI enhanced workflows but may bottleneck in heavier tasks too much due to lower bandwidth and core count, जो कि 5070 में नहीं होने वाला। 8 GB VRAM है but it is more and more capable, and yes 5070 may require more better cooling compared to RTX 5060, इसलिए सजेस्टेड है कि कूलिंग पैड यूज करें, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। सो फाइनल कंक्लूजन ये है कि इवन आफ्टर 8 GB VRAM of RTX 5070 it can handle better QHD gaming, मतलब 2K पर खेल रहे हो, 4K पर आप खेल रहे हो, नो डाउट रीट्रेसिंग को मैक्सिमम में कर आप खेलोगे तो QHD या 4K में डिफिकल्टी आएगी। रेस्ट एक अच्छे खासे सेटिंग्स, मैक्स सेटिंग्स पर आप आराम से खेल सकते हो। पोर्ट्स के मामले में तो भाई पिछले साल ही पोर्ट्स पीछे से हटा दिया गया था। राइट साइड में आपको दोनों पोर्ट्स मिलता है बट वेल प्लेस्ड गाइस, बिकॉज इसके वेंट्स को थोड़ा सा लाइनर कर दिया गया है। आपको राइट साइड में 2 टाइप A USB 3.2 Gen 2 पोर्ट मिल जाते हैं एंड लेफ्ट साइड में आपको एक पावर इनपुट बटन मिल जाता है जो एक्चुअली अब चेंज कर दिया गया है, काइंड ऑफ C टाइप में बट C नहीं है, आप किसी भी एंगल से कनेक्ट करो कनेक्ट हो जाता है। एंड एक आपको RJ45 LAN पोर्ट देखने को मिलता है, HDMI 2.1 पोर्ट फॉर 4K 120 FPS एंड 8K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। 2 Thunderbolt 5 पोर्ट मिल जाता है जो कि PD चार्जिंग 3.1 को सपोर्ट करता है। 140 वाट चार्जर से आप आसानी से इसको चार्ज कर सकते हो। हमारे पास 100 वाट चार्जर है तो उससे हमने चेक कर देखा। एंड डिस्प्ले आउटपुट आप ले सकते हो 5070 से, DP 1.4 को भी सपोर्ट ये करता है। आप थोड़ा इसके डिस्प्ले को देख लिया जाए क्या, इसमें आपको QHD IPS डिस्प्ले मिलती है 2516 to 1600 पिक्सल 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाला, 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, गुड रिस्पांस रेट मिलता है। डिस्प्ले टेस्ट में 100% sRGB, 87% NTSC, 89% Adobe RGB एंड 100% DCI-P3 देखने को मिला, जो कि कलर ग्रेडिंग
ग्राफिक डिजाइनिंग एंड कलर एक्यूरेसी वर्क में कोई दिक्कत नहीं आती एंड डिस्प्ले पंची फील होता है एंड क्लियर फील होता है, जो कि विद एंटी ग्लेयर इफेक्ट जो कलर अच्छे से समझ में आता है व्हाइल डूइंग एनी वर्क, ठीक है, वो भी मैटर करता है। एंड ओटीटी वॉचिंग 4K 8K वीडियो वॉच में तो क्वालिटी फील अच्छी होती ही है। इसमें ऑलमोस्ट 500 प्लस निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। ये डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है, तो अगर आप सपोर्टेड वीडियो को देख रहे हो डॉल्बी विजन के उसमें, तो आपको बेटर फील होने वाला है। अब कैमरा क्वालिटी की बात करें तो मुझे थोड़ी सी शिकायत है गाइस यहाँ पे। वैसे 1080 पिक्सल 30 FPS पर रिकॉर्डिंग है, बट स्टिल क्वालिटी सीम्स टू बी ओके। रेस्ट AI मशीन है तो इसमें आपको कैमरा स्टूडियो फंक्शन मिल जाता है, ऑटो फ्रेमिंग, आई कॉन्टैक्ट, बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट मिल जाते हैं, IR कैमरा के साथ आता है, फेस अनलॉक लॉक फीचर देखने को मिलता है, बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन माइक्स मिल जाते हैं, बट कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता था। सो आप कैमरा डेप्थ देख सकते हो कि मतलब वैसे तो 1080 पिक्सल पर रिकॉर्ड कर रहा है, 30 FPS पर क्वालिटी ओके है, बट स्टिल जो अभी एक हेजीनेस है वो इम्प्रूव करना चाहिए ब्रांड ने। रेस्ट इसमें आपको ऑटो फ्रेमिंग और माइक भी आप इसे सुन रहे हो, माइक की क्वालिटी अच्छी है, आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलते हैं, ऑटो फ्रेमिंग का ऑप्शन मिलता है, रेस्ट आपको आई कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलता है जो कि हमको स्टूडियो इफेक्ट में मिलता है, बैकग्राउंड इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, स्टैंडर्ड ब्लर आप कर सकते हो, पोर्ट्रेट ब्लर आप कर सकते हो, दोज आर वर्किंग फाइन। अब इसके स्पीकर क्वालिटी को चेक मारे क्या, उसमें रोग स्ट्रिक्स डिसअपॉइंट नहीं करता है। यूज करके हेडफोन या स्पीकर पर कस्टमाइज करके एक बेटर साउंड क्वालिटी ले सकते हो। ओवरऑल स्पीकर इज गुड। अब बैटरी लाइफ देख लिया जाएगा इसका। 90 वाट आवर की बैटरी साइज मिलती है, बट स्टिल बैटरी बैकअप ज्यादा उम्मीद मत करिएगा, एज हाई एंड डिस्प्ले है, स्पेक्स फ्लैगशिप है, सो इवन IGP मोड पर भी आप रखोगे एंड 50% ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम भी 50% पे रखोगे, तो मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो तो बैटरी बैकअप आप 3 घंटे 45 मिनट से ज्यादा उम्मीद मत करिए। रेस्ट परसेंट टू परसेंट डिफर करेगा। अगर आप इसको 1080 पिक्सल में चेंज कर दो, डिस्प्ले को ब्राइटनेस को बिल्कुल ही कम करके रखो एंड ओवरऑल IGP पे रखो, तो हो सकता है बेटर और बैटरी बैकअप मिल जाए, बट इन एन एवरेज 3 से 4 घंटे के अराउंड में देखने को मिलता है। एंड 280 वाट की बैटरी ब्रिक मिलती है जो लैपटॉप को 1.4 आवर्स में फुल चार्ज कर देती है। देखो मैंने तो इसको ऑलमोस्ट 1 to 1.5 मंथ्स तक एज अ पर्सनल लैपटॉप यूज किया। डे टू डे AI प्रोजेक्ट्स पर वर्क करता हूं जो इसमें नेक्स्ट लेवल पर हैंडल किया एंड रिस्पॉन्स टाइम काफी अच्छा रहता है एक्चुअली इन अल्ट्रा सेकंड जनरेशन प्रोसेसर्स में। सीरियसली गाइस, मतलब मेरे Copilot प्लस को एग्जीक्यूट करना हो गया या मुझको Copilot GitHub पर अगर कोई कोड को एग्जीक्यूट करना है तो रिस्पॉन्स रेट काफी अच्छा है। ऑलरेडी अवेलेबल LLM को जो मैंने एग्जीक्यूट कर देखा वो भी अच्छा काम किया। साथ ही इसमें हमने सारी एडिटिंग इसी पर कर रखी है पिछले 1 महीने से। 4K एडिटिंग हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, कुछ भी आराम से हैंडल कर लेता है। मैं थंबनेल भी अब खुद नहीं बनाता हूं, लेकिन कलर करेक्शन के लिए खुद चेक करता हूं, तो इस डिस्प्ले पर मुझे एक्यूरेसी बेटर फील हो रही थी। एंड जिनका वर्क ब्लेंडर्स या म्यूजिक प्रोडक्शन या गेम डेवलपमेंट का है, ये उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। लैपटॉप बल्कि है मेड फॉर हाई एंड लॉन्ग टाइम वर्क के लिए बना हुआ है, सो अपना चॉइस उस हिसाब से बनाइएगा। इट्स हैवी क्योंकि कॉस्टली लैपटॉप है, तो एक्सटेंडेड वारंटी पक्का ले लीजिएगा। एंड मैंने आसूस सर्विस सेंटर पर भी कांटेक्ट किया था जस्ट टू चेक कि भाई कितना इजीली उनका कॉल लग जाता है एंड कंप्लेन को रजिस्टर करते हैं। सिंगल कॉल पर मेरा कंप्लेन रजिस्टर हो गया। रेस्ट मुझे कुछ अपग्रेड करवाना था, तो मैंने कहा कि आप मेरे को ऑन साइट वारंटी दे दो, जबकि मेरे उस लैपटॉप का वारंटी खत्म हो चुका है। 3 साल से ज्यादा ये लैपटॉप मेरा यूज करते हो गया, बट दे सेड ओके फाइन, हम आपको ऑन साइट वारंटी भी देंगे लेकिन चार्जेबल रहेगा। मतलब बंदा ऑन साइट आकर मेरा लैपटॉप चेक कर क्या अपग्रेड हो सकता है मेरे को कर बताएगा। रेस्ट कोई भी लैपटॉप हो, कोई भी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे मैंने ऊपर बताया उसको फॉलो कीजिए। फिर भी डाउट रह जाए तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, पूछिए, मेरे YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए एंड मेरे WhatsApp पर मैसेज कर बताइए। आई विल पर्सनली बी देयर फॉर एवरीवन्स सपोर्ट गाइस। मैं यही कोशिश करता हूं, आप लोग जानते हो जो इस वीडियो को देख। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोग भाई उसी बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ये सपोर्ट अस टू ब्रिंग बेटर कंपटीशन ऑफ रिव्यूज इन मार्केट। नहीं तो पता नहीं कुछ और ना करना पड़ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।